नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं निखिल सिंह, आप देख रहे हैं दो टूक। और 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले संपन्न हुए हैं महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव, जिन्हें कई मायनों में मिनी विधानसभा का चुनाव कहा जा रहा है। और इन चुनावों में परिणामों ने एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए को जीत का जश्न मनाने का मौका दिया है। एनडीए का विजय रथ लगातार जीत की राह पर है। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को शानदार जीत ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। मुंबई से लेकर नागपुर, पुणे और नासिक तक हर नगर निगम में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। खासकर बीएमसी चुनाव में, जहां ठाकरे बंधुओं ने 2 दशकों के बाद एकता का संदेश दिया था, वहां भी बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। और यही नहीं, पुणे से लेकर अकोला, पिंपरी चिंचवाड़, नवी मुंबई, सांगली तक महायुति के विजय रथ से विपक्षी महाविकास अघाड़ी को हर कदम पर पीछे धकेल दिया है। यह चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इन चुनावों में पहले के गठबंधन कई तरह से दरक गए थे। सियासी दल अपनी अपनी राह ढूंढ रहे थे। येन केन प्रकारेण जीत की बेचैनी उनमें साफ देखी जा सकती थी। और इस फेर में कुछ दलों ने अपने पुराने साथियों को पीछे छोड़ दिया, तो कुछ बिछड़े पुराने भाई और भतीजे वाले दल भी एक साथ नजर आए। लेकिन हार जीत के बाद यह तय है कि ये समीकरण भी बदलेंगे, जो राज्य की सियासत को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ये चुनाव नतीजे क्या कहते हैं, क्या है इनके मायने, क्या राज्य की सियासत एक नई दिशा में जा रही है? और इन चुनावी दंगल में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह जीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके नेतृत्व में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को प्रमाणित करती है? क्या उद्धव ठाकरे की सियासी धारा अब खत्म होने को ओर बढ़ रही है और शरद पवार की राजनीति की लहर कहीं ठंडी पड़ने वाली है? यह सवाल बार बार उठ रहा है। बात कांग्रेस की भी होगी, जो कह रही है कि वैसे तो जनता ने उसको खूब भर भर कर वोट दिए थे, उनके प्रत्याशियों की लोकप्रियता का कहीं कोई मुकाबला नहीं था, कहीं कोई सानी नहीं था, लेकिन दरअसल उनके वोट ही चोरी हो गए। ये एक बार राग फिर से कांग्रेस ने आलापा है। तो क्या इस पर जो विपक्षी दल है वो अपने बयान दे रहे हैं और उनका क्या कहना है? इन सभी पर हम इन सभी सवालों पर गहराई से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे क्या ये चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए बदलाव का संकेत है। जुड़े रहिए हमारे साथ दो टूक में। सबसे पहले हम दो टूक में बात करेंगे कि जैसे ही रिजल्ट्स आने शुरू हुए, चुनाव नतीजों के आने की शुरुआत हुई, उसके साथ ही सियासी दलों के नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। पूरे दिन जमकर बयानों के तीर, बयानों के बाण चलते रहे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इन पूरे दिन में किसने क्या कुछ कहा, किसने क्या कुछ सुना। आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजे, रात को 12 बजे
जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। आज वो जनता का विश्वास खो बैठे हैं। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में तेजी से विकास को गति देने वाली, सुशासन देने वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। पहले ही इतने तो पहले उनके मेरे ख्याल से 66 तो अनअपोज ही हो गए थे, तो इंक मिट रही थी। राहुल जी ने भी ट्वीट किया है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। देखिए, अब जनता को भी आदत पड़ गई है राहुल जी के रोना धोना। ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि एक के बाद दूसरा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती रहेगी और अब तक 95-96 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हार चुकी है। 2026 में हार की सेंचुरी कांग्रेस पार्टी लगाएगी और राहुल जी यही बयान देंगे, अपना सुधार कोई नहीं करेंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब महाराष्ट्र के सियासत की धारा किस ओर जा रही है, क्या है इन चुनाव परिणामों के मायने। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के किशोर तिवारी जुड़े हुए हैं, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सीमा मलिक जो कि एनसीपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हैं। सीमा जी बहुत स्वागत है। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राकेश शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शुरुआत अगर मैं अजय वर्मा जी आपके साथ करना चाहूँ तो किस तरह से आत्म मंथन करेंगे, क्या कहाँ चूक हो गई? क्योंकि आप लोग फिर अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो जीते ही थे चुनाव और ईवीएम ने हरा दिया या वोट चोरी हो गया। क्या अभी भी वही स्टैंड है या कुछ आत्ममंथन करेंगे? देखिए निखिल जी, माँ माटी मानुस और महाराष्ट्र को जिस तरह से विखंडित करने का काम देश की सरकार और उसके मुखिया और उसके सहयोगी संगठन, जिसमें ईडी, सीबीआई, ईसी, आईटी, पुलिस, प्रशासन, अडानी साहब, अंबानी साहब और ये सारे इनके सहयोगी। आपको याद होना चाहिए कि शिवसेना और शिंदे साहब, मतलब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साहब और अजीत पवार जी और अब उनके अंकल दोनों पवार साहब, शरद पवार साहब, एक ही दल के पार्टी के नेता थे। लेकिन जैसे ही वहां पर चुनाव आए विधानसभा के, तो वहां इनके दूत जागरूक हो गए। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर भी ईडी के पोर्टल पे उनके 4-5 विधायकों के नाम भी, उधर अजीत पवार साहब के लिए 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी ने जनसभा में कहा था 27 तारीख को कि 70,000 के करोड़ के चोरी वाले जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे मित्रों। और 4 तारीख को यानी 7 दिन बाद वो डिप्टी सीएम बना दिए जाते और बीजेपी नामक वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ होकर आ जाते। तो जब इन्होंने वहां पर तोड़फोड़ करी और शिवसेना से शिवसेना को विखंडित करा और इनका टारगेट ये था बीजेपी को मजबूत करके अपनी इसी से लेके आगे बढ़ना। ये चुनाव जो आए हैं ये उसी का सीधा सीधा नतीजा और रिजल्ट है। साई मिटाना 66 तो इनके पहले ही हो चुके थे। साई मिटाना ईवीएम को अपने, क्योंकि इजराइल के दौरे अक्सर इनके कुछ मंत्री और कुछ लोग करते हैं। अब जैसे चाइना को इन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय सम्मान, रेड कॉर्पेट के लिए बुला लिया। तो ऐसे ही महाराष्ट्र के चुनाव में अगर जनता के बीच जाते और ये मतपत्र से चुनाव करा के जाते बिना इसके ईवीएम के, तो लगता कि हाँ ये मत जनता के हित में हुए हैं। जब तक मतपत्र से चुनाव नहीं होंगे आप लोग हार नहीं मानेंगे जी? यानी ये आपका यही कहना है ना कि ये ईडी, सीबीआई और ये तमाम जो आपने इतना सारा लंबा जो गिनाया, ये सारे इन सब ने मिलकर चुनाव हरा दिया, वरना जनता ने आपको जिताया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? अनडाउटली पहले वोट चोरी की गई इसी द्वारा। जब कितने वोटर बढ़े और कितने वोटर इकट्ठे, हमने लिस्ट दी। हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि देखिए एक एक घर में इतने लोग, इतने नामों के लोग। भाई ये लोग बीच में जो बोल रहे हैं मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा, बाद में करेंगे। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड में फाइनल कर दूं फिर आप जवाब ले लें। ठीक है, फाइनल में ये कहना चाहता हूं केवल
देश के प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी के उन लोगों से कि इस लोकतंत्र को रक्त रंजित मत करिए। तानाशाहों का और अभिमानियों का हाल बुरा हुआ है होता है, दुर्योधन का हाल आपने देखा, कंस का हाल आपने देखा और रावण का हाल आपने देखा। और आने वाले कल में वैसे भी समय खराब है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जुड़ चुके हैं। स्वागत है विजय शर्मा जी। और सबसे पहले आपके आते ही अजय वर्मा जी ने जो कुछ कहा है, दरअसल वो कह रहे हैं कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, ये ईडी, सीबीआई और जो तमाम हथकंडे हैं बीजेपी, उन्होंने चुनाव हमको हरा दिया है, वरना हम तो चुनाव जीते थे। निखिल जी, एक बार बताइए, चुनाव तो शुरू भी नहीं हुआ था तभी इन्होंने हार मान ली थी। बिहार में इन्होंने हार मान ली थी। आप मुझे बताइए, वहां पर महाराष्ट्र में चुनाव थे, कितनी रैली की इनके नेताओं ने, कहां गए इनके नेता? बिहार में चुनाव था, कहां थे इनके नेता? विदेश में घूम रहे थे। अरे जनता को इनकी बंधुआ मजदूर है क्या? ये जनता के लिए काम करते नहीं है, गरीबों के लिए काम करते नहीं है, जनता के बीच जाते नहीं है, दुख दर्द में रहते नहीं है। इनको जनता जबरदस्ती वोट देते क्या? ये राजाशाही है क्या? इन्होंने कोई वो समझ रखा है, जनता खरीद रखी है क्या कि यहाँ राजाशाही है कि आप जो मर्जी जनता के साथ कीजिए लेकिन जनता हमें वोट दे? इनका कहना है कि भाई वो सारे लोग विपक्ष के। निखिल जी 5 सेकंड का, आपने राजीव गांधी जी का बयान सुना था? अगर नहीं सुना तो मैं सुनवा देता हूं। जब तो बैलेट से ही चुनाव होते थे, तब 86-87 सीटें हमारी आ गई थी, तो कहते मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, 8% से 12% हुई है और इनकी इतनी सीटें कैसे बढ़ गई? 2 सीट से इनके 86 सीट कैसे आ गई? तो तब क्या था बताना मुझे, और ईवीएम कौन लेके आया था ये बताना मुझे, और क्या कमी है? बिहार में इन्होंने कितने शोर शराबा किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एफआईआर की कार्रवाई हुई सारी। आप मुझे बताइए, उसके बाद में 45 दिन इनको मिले, कोई इन्होंने एक भी आदमी व्यक्ति खड़ा किया, इसकी वोट काटी गई, कोई अनियमितता पाई गई, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कोई एफिडेविट दिया कि यहाँ चुनाव में ये धांधली हुई है? अरे आके टीवी पे इधर उधर की गाली, अडानी अबानी। आप मुझे बताइए, शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे तो अच्छे से याद है, हमारे टाइम में टाटा बिरला हुआ करते थे जी। देश के उद्योगपतियों को गाली देना कब बंद करेंगे? देश के विकास को रोकना चाहते? कभी इन्होंने कॉलगेट के बारे में गाली दी? एंडरसन किसने भगाया? इन्होंने भगाया ना। ठीक है, अरे उसके लिए भी इन्होंने एक समझौता किया था। भाई आप मुझे बताइए, यहां से वहां बात करते हो, सच्ची बात। आज अखिलेश जी ने कहा, ठीक है उन्होंने जो भी बोला, लेकिन उन्होंने ये तो बोला कि हमें एक दूसरे तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें बीजेपी का तभी मुकाबला कर पाएंगे, तब हम लड़ाई एक अच्छे से लड़ेंगे। ठीक है, आपको ये पता नहीं है क्या है, ये जमीनी सच्चाई क्या है? आप वहां ड्राइंग रूम में बैठते हो, आप तो क्या कहते हो? ठीक है, कि गरीबी माइंडसेट है। ये राहुल गांधी जी के बयान बता रहा हूं। देश के बहुसंख्यक को आप गाली देते हो, फिर आप उम्मीद करते हो उनको वोट देते? कैसे वोट देंगे? देश का जनमानस आज जाग चुका है, विकास की आप बात नहीं करते हो, भ्रष्टाचार आप चरम पे था। जब आप बताइए, इन्होंने बोला ईडी सीबीआई इधर आरोप लगाए, 2014 से पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। किसके लोग पकड़े गए? कांग्रेस के पकड़े गए, कांग्रेस के सहयोगी पकड़े गए। आप मुझे बताइए, ए राजा कौन था? कनिमोरी कौन था? लालू यादव को किसके सरकार में सजा हुई? कांग्रेस में हुई ना। ओम प्रकाश चौटाला को किसके सरकार में सजा हुई? कांग्रेस में हुई ना। ठीक है, ये सवाल तो बार बार पूछा ही जा रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दरअसल सर ये सवाल तो बार बार पूछा ही जा रहा है कि इसी ईवीएम से कांग्रेस चुनाव जीती भी है, लोकसभा का भी चुनाव जीती है और तमाम चुनाव वो हारे भी हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर के मैं इससे पहले कि अपने शिवसेना यूबीटी के पास जाऊं? ठीक है सर, चुनाव तो ये जीते हैं निखिल जी, 40 हम जीते तो 33 ये भी जीते हैं। ठीक है, ये इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? तो नहीं वो तो वहां पर इसका प्रश्न नहीं उठाते, और यही एक अपने आप में सवाल उठता है जो जिसका जवाब आगे देंगे हम, कांग्रेस के नेता से लेंगे इसका जवाब। लेकिन आज समय इन्हें अपने झांकने का है कि हमारी कहां कमी रह गई। हमारी 240 सीटें आई। ठीक है, मैं यहाँ पर दरअसल इस बात को, हमने देश की जनता को कभी दोष नहीं दिया। ये देश की जनता को गाली देने लगते हैं, बहुमत को गाली देते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को इससे पहले कि हम सीमा मलिक के पास और तिवारी जी के पास आए, मैं राकेश शुक्ला जी के पास जानना चाहूंगा। राकेश शुक्ला जी, ये बार बार जो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देना और ये कहना, क्या ये लोकतंत्र का, जनता का अपमान मानते हैं आप? नहीं निखिल जी, इस बार नई चीज सुनने को मिली, स्याही मिटाने वाली।
तो मेरा मानना ये है कि यदि स्याही मिटाने के बाद यदि मतदाता जा रहा है और फिर से वोट डालने जा रहा है तो हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहाँ पे रहता है। अब 1200 के करीब वोट होती है और पोलिंग एजेंट उसी मोहल्ले का होता है। तो ये हर पार्टी के पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी होती है क्या एक व्यक्ति जो एक बार वोट डाल चुका है दोबारा वोट डालने आ रहा है क्या। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि भाई पोलिंग एजेंट हर पार्टी का वहाँ बैठा हुआ है, तो यदि वो पुनः जा रहा है तो पोलिंग एजेंट को उसको तत्काल पकड़ लेना चाहिए। दूसरा, यदि आप स्याही मिटाने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सीधे सीधे तो मतदाता के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा जो नहीं लगना चाहिए। अलग अलग तरीके की जो बातें होती रहती हैं तो ठीक है, अभी अजय जी ने कहा कि वोट चोरी हुई, राहुल जी ने भी कहा कि हम उसका खुलासा करेंगे, अभी आपने बयान दिखाया। भाई हम ये कह रहे हैं कि लगातार अभी 3-4 चुनाव हुए, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का हुआ, बिहार का हुआ, अब महाराष्ट्र का हुआ है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी हुआ था, उसको लेके राहुल गांधी तमाम तरह के आंकड़े लेके सामने आए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, कोर्ट में भी चल रहा है, चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मेरा कुल मिला के मानना ये है कि सभी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको आज अखिलेश यादव जी की कही बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और यदि वो उस पर अमल नहीं करेंगे तो सने सने जिस तरीके से, मैं नहीं चाहता कि विपक्ष कमजोर हो, देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और मतदाता लगातार मुंह मोड़ता हो जा रहा है, ऐसे में तमाम जो बड़े राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है, उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए तो महाराष्ट्र के 2 चुनाव ऐसे हैं, एक विधानसभा का चुनाव जिसको हम जमीनी स्तर का चुनाव मानते हैं और दूसरा स्थानीय निकाय का चुनाव। तो आपके नगर परिषद का चुनाव अभी हुआ था, अब नगर निगम का चुनाव हुआ। ये ऐसे चुनाव हैं जो सीधे ग्रास रूट वोटर वाला होता है, ग्रास रूट मतदाता का होता है। इन दोनों चुनावों में जो हालत हुई है विपक्ष की, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मूव करते हुए आगे बढ़ रही है, उससे मुझे लगता है कि इनको इस बात का मनन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि ग्रास रूट मतदाता और कार्यकर्ता दोनों इनसे अलग होता जा रहा है। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, क्षेत्रीय दलों को भी और देश की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस उसको। ठीक है, ये बात तो उनके लिए है, वो मुझे लगता है ये बात वो समझते हैं, या तो वो मेहनत कर नहीं सकते और या तो उनको लगता है कि ये चूंकि अब हमारे साथ में कांग्रेस के भी साथी बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो रिगिंग ही है बार बार और वोट चोरी हो रहा है। हालांकि तर्क की कसौटी पर आप इसको सही नहीं ठहरा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका ये मत है। फिलहाल अगर मैं इस बात को किशोर तिवारी जी से समझना चाहूँ, किशोर तिवारी जी कहाँ चूक हो गई? दोनों भाई 20 साल बाद सामने आए, अब तो सर्वाइवल की लड़ाई ही रह गई, जिसको कहा जा रहा था कि अब कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये चुनाव, इसका आकलन कैसे करेंगे आप? ये इसकी तो उम्मीद नहीं हो रही होगी आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। बंबई के अंदर, मुंबई के अंदर जो महानगर का चुनाव हुआ उसमें 116 सीटें उनको मिली, 107 सीटें हमको मिली, विपक्ष को, और कांग्रेस को भी अच्छी सीटें मिली, उनकी 6 कम हुई, हमारी 10-12 सीटें कम हुई। लेकिन जनाधार तो बना ही हुआ है, पार्टियां तो है ही। लेकिन मैं मानूंगा जो महाराष्ट्र के नगर निगमों में जो 29 में से 28 में जो चुनाव हुए उसमें कई जगह बीजेपी को अभूतपूर्व यश मिला है, जिसमें मैं पूना, पिंपरी चिंचवड ले लूं, सोलापुर ले लूं, यानी मराठवाड़ा में भी हुआ, विदर्भ में भी हुआ। विदर्भ में तो एक चंद्रपुर उनके पास से गई, लातूर गई, और बाकी जगह तो एक वसई विरार एक आघाड़ी के पास गई। ये सब 3 छोड़ दिए तो इनके पास है 26। तो राकेश शुक्ला जी ने कहा कि अभी नगर परिषद के भी चुनाव हुए थे जी, उसमें भी ऐसा ही ट्रेंड चला था, जीत ऐसी हुई, लेकिन ट्रेंड कैसा चला था? चुनाव पत्र के साथ हर घर में पाकिट दिया गया और पाकिट खोल के देखने पर उसमें पैसे थे और लोगों ने पैसों का सम्मान रखा,
कहीं नहीं रखा, क्योंकि 100% बांटने पे भी इनके तो बम्बई में दिख रहा है इतना पैसा। आपको पता है ये जो बात आप कह रहे हैं ये दरअसल मतदाताओं का भी अपमान है। ये कहना मैं समझता हूं, क्योंकि आप ये अगर कहते हैं कि मतदाताओं को पैसे देकर खरीद लिया गया तो ये उनका भी अपमान है। सर आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, इतने मुझे पूरा जी सीजन नेता हैं आप। जी। मेरा निखिल जी इसमें मेरा जवाब लेना 5 सेकंड का। अरे तुम नहीं बोलिए तिवारी जी, बोलिए, आप पहले अपनी बात खत्म कर दीजिए। हाँ, मेरी बात पूरी करने दो, बाद में बीजेपी वाले इसको नकारेंगे, आप भी नकारो। तो मैं बता रहा हूं कि चुनाव जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो मैं अभी बताता हूं कि महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव के पहले 6 महीने का लाडली बहन के पैसे दे दिए। अब बंबई में चुनाव हो रहा था, इन्होंने 2 किस्त एडवांस में देने की बात की, तो इलेक्शन कमीशन में हमने पिटीशन डाला तो उन्होंने बोला 1-2। तो लाडली बहना नाराज न हो इसलिए इन्होंने अपने पास से दे दी। अब महाराष्ट्र में जैसा एकनाथ शिंदे का उदय होना, एकनाथ शिंदे फिर गुवाहाटी जाना, सूरत जाना, एकनाथ शिंदे फिर गोवा आके सीएम बनना, ये सब चीजों से महाराष्ट्र में अडानी की कृपा बहुत होने लगी है और ये चुनाव में प्रजातंत्र को खतरा हो गया। मैं अभी बता रहा हूं, जिस तरीके से चुनाव हुए और जिस तरीके से चुनाव आयोग का ईवीएम का एक और अभी एक एडिशनल पाडू मशीन लगाए थे, जिसे पाडू इंग्लिश में कुछ एक्सेलरेटेड यूनिट कुछ बोला था, जिसका मतलब होता है कि गिराने के लिए लगाई हुई मशीन। तो वो मशीन लगाने में आई थी। दूसरी तीसरी बात, ये कहाँ का सर, ये कहाँ से लेकर के आए हैं? मैं मतलब मुझे नहीं टोकना चाहिए आपको, लेकिन इस तरह की चीजें आप दरअसल ये इस तरह के जो चीजें लाते हैं इसका फैक्ट चेक कहीं कर लिया कीजिए सर। और सीधी सी बात है कि आपके पास चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता खुला हुआ, बार बार आप लोग गए हैं, 40 बार कम से कम इस देश की अदालतों ने ईवीएम के मुद्दे पर आप लोगों को वापस भेज दिया है। उसके बावजूद अगर आप इसको कह रहे हैं तो मैंने इसीलिए कहा था, जब आप ये कहते हैं कि जनता पैसे लेकर के वोट दे रही, नहीं सर आपने पॉइंट बहुत आराम से रखा। अब मैं इस पर जो है मैं रिबटल लूंगा, मैं विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। विजय शर्मा जी आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए। देखिए निखिल जी, इन्होंने कहा अरे भैया झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, विजय शर्मा बार बार बोलते हैं। इनके झूठ को मुझे एक्सपोज करना था। 10 आएंगे अजय जी आपके पास भी आएंगे, अजय जी आएंगे, अजय जी आएंगे, अजय जी अजय जी आएंगे, अजय जी आएंगे, अजय जी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे, अजय जी आएंगे। पर जैसे तबे पर वो उछलते हैं ना, अरे अजय जी विजय जी पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके ऊपर सवाल उठाते हैं। अजय जी इस तरह दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। आपके पास आऊंगा, मैंने आपको कह दिया तो आपके पास आऊंगा, आप रेस्ट एश्योर्ड, आपके पास आऊंगा। अभी विजय जी को बोलने दीजिए, ठीक है। निखिल जी बड़ी गंभीर इन्होंने आरोप लगाए। किशोर जी बड़े सम्मानित आदमी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि किस शहर में कहां कितनी कंप्लेंट आई, किसने पुलिस को कंप्लेंट दी, कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए गए, कौन व्यक्ति था, अमुक व्यक्ति जिसका नाम बताओ जो इनके घर पे पैसे देने गया। कैसी बातें कर रहे हो? और आप खुद मान रहे हो कि 90 से 100 सीटें आपको मिली है, तो इसका मतलब आपके भी कार्यकर्ता है ना। आपके किस कार्यकर्ता को पैसे देने गए? तो क्या कार्यकर्ता या वोटर वहां बिका हुआ? क्या आप क्या कहना चाहते हो? ये मतदाताओं का अपमान है। अरे आप मुझे बताइए, दिल्ली बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर कितना काम हुआ है? 475 किलोमीटर तो मेट्रो बनी है, और भूमिगत येलो लाइन, वो अपना पर्पल लाइन भी और एक्वा लाइन भी, कोस्टल रोड जो बनी है 8 लेन की 30 किलोमीटर बनी है, और अटल सेतु 22 किलोमीटर, 16,000 करोड़ के नए एसटीपी बनाए गए हैं, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ताकि समुद्र में मलमूत्र ना जाए। ये काम हुआ। नवी मुंबई में एयरपोर्ट बना है, बदावन बंदरगाह बना है, सारे के तहत गरीबों को मकान दिए गए साहब को तैयारी है देने को, ठीक है। उसके तहत 120 स्क्वायर फुट के जो थे उनको 600 स्क्वायर फुट के मकान दिए जा रहे हैं। और जो धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती थी, उसको रीडेवलप किया जा रहा है। तो ये ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास की बात बीजेपी करती रही है। उनका कहना है कि हम विकास की सियासत कर रहे हैं,
ठीक है, ये विजय शर्मा जी ने जो विकास की चीजें थी वो गिनाई। मैं इससे पहले कि सीमा जी के पास जाऊं, सीमा जी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बारी आप ही की थी, लेकिन दरअसल अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर अजय जी को कुछ कह लेने दीजिए, उसके बाद आता हूं। अजय जी को कुछ कह लेने दीजिए। देखिए, 25,000 करोड़ रुपए सरकार ने रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए दिए, उसमें से सारे मैक्सिमम अडानी साहब को दे दिए। जहाजों के सारे जो अड्डे बनवाए, जिसे कहते हैं हवाई अड्डे, वो सब बनवाए देश की सरकार और जनता की टैक्स के पैसे से, वो सारे उसमें उनको दे दिए गए। जो ये बनाए जा रहे हैं सब उनकी तैयारी है, राजा साहब की तैयारी है। मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ सर, ये चुनाव तो एक बहाना है, पूरी जनता को ये बताना है। ये भावना गवली, संजय सेठ, के गीता, नवीन जिंदल, सीएम रमेश, शुभांशु अधिकारी, हिमांशु शर्मा, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, ये ईडी के रेट पे आप देखिए, ये सबको डर है। ऐसे महाराष्ट्र में आप क्या समझ रहे हैं? इन्हें तो जोर से बोलते हैं, बार बार बोलो, मैं हर बार कहता हूँ ये बात, तेज बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। क्योंकि ये पता है कौन साहब है विजय साहब। विजय साहब बड़े सम्मानित आदमी है, प्रवक्ता हैं, लेकिन मित्रों, पहले मैंने सोचा था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है और मैं शायद, लगता है मुझे, मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल। ये नॉन बायोलॉजिकल की पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनका काम यह है जोर से बोलो, झूठ बोलो, और फिर कह देंगे पुलिस को शिकायत नहीं करी, ईडी को शिकायत नहीं करी, सरकार में नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए। अरे 22 में ऑर्डर करा आपने, ईडी को सारे अधिकार दे दिए, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। कोर्ट में तो गए थे आप लोग, राहुल गांधी भी कोर्ट में गए थे, कोर्ट में तो गए थे ना आप लोग, कोर्ट में गए थे। एफिडेविट जब देने को कहा गया था चुनाव आयोग ने, उसके बावजूद आपने नहीं दिया था, कोर्ट में गए थे। एफिडेविट देने से कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट में तो गए थे सर, कोर्ट में गए थे, क्या हुआ सर? आदरणीय निखिल जी, अगर मैंने आप दूरदर्शन है तो मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं तो एफिडेविट मैं ही दूं? अरे भाई आप बार भाई, अगर आपने सही कहा है तो देने में गुरेज क्या है? मैं खैर उस बहस में नहीं जा रहा हूं, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा था भाई, अदालत में भी तो गए आप, चुनाव आयोग के ऊपर तो आपने प्रश्न चिन्ह लगाई दिए। ठीक है, मैं विजय शर्मा जी से जवाब लूंगा, उसके बाद सीमा जी के पास जाऊंगा। हाकिम से सोचा था कि हाकिम से करेंगे हम ठीक, अजय जी आपका पॉइंट तो आ गया, अब जवाब ले लीजिए। से करेंगे हम फरियाद और हाकिम भी ठीक है सर, अब आपने आरोप लगा लिया, अब जवाब भी तो ले लीजिए। अजय जी आरोप लगा लिया आपने, अब जवाब भी तो ले लीजिए। ठीक, ये कोई जवाब नहीं देंगे। अजय जी, बड़े सम्मान के साथ बिंदुवार आपको मैं जवाब दूंगा, एक एक बात का दूंगा। आपने रेलवे स्टेशन का बोला, मैं आपको चुनौती देता हूं टीवी के ऊपर, तथ्य के आधार पे आप लाइए। ई टेंडरिंग होती है, बाकायदा टाइम दिया जाता है, जिसकी सबसे नीचे बोली होती है उसको मिलता है। आप मुझे एक मामला बता दीजिए, कोई कोर्ट गया हो ई टेंडरिंग में जिसकी सबसे लो बिड हो और जिसको नहीं मिला हो। देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो टीवी पे बैठ के, सरकारी टीवी चैनल के ऊपर देखिए आप कैसे गरिया रहे हो। हिम्मत किसकी है? दूसरा नहीं, उसके बाद ये भी आप कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में है। एयरपोर्ट का नाम लिया, देश में आज गाली तो ये दे रहे हैं, ये भी आपको पता होगी, एयरपोर्ट बन गए, 2000 जहाजों के ऑर्डर दे दिए गए हैं विदेश में। ये है इतनी, आप मुझे बताइए टाटा के पास दोबारा से शहर की दो बहन कुसुम गौड़ाई और संजना गौड़ाई ने, सर बोलने दीजिए अजय जी। अजय जी जब आप बोल रहे थे तो कोई और नहीं बोल रहा। राष्ट्रपति को देखिए इस तरह से, अजय जी जब आप बोल रहे थे तो कोई और नहीं बोल रहा था, फिर आप जब आपका बारी आई तो वो बोलेंगे, मैं उनको कैसे रोकूंगा, है ना? फिर तो डिबेट नहीं होगी, इसका मतलब आपके पास तथ्य नहीं है, इसका मतलब सीधे यही होगा। अजय जी आप बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर बोलेंगे तो ये दर्शक भी देख रहे हैं कि आप दूसरों को नहीं बोलने दे रहे हैं, इसका मतलब आपका तथ्य नहीं है, ये माना जाएगा। लेकिन आप अगर शांत रहेंगे तो उनको सुनिए, बारी बारी से अपनी अपनी बात रखिए, क्या दिक्कत है? विजय जी अपनी बात रखिए, जवाब तो ले लीजिए। के आधार पर अजय जी से सवाल पूछे जो इन्होंने गंभीर आरोप लगाए, ऐसे आरोप लगाने टीवी चैनल के ऊपर गलत है। आप ठीक है हमारी नीतियों में कमी निकालिए, आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, दीजिए जो देना आपको। आप क्या दिखा रहे हो बताओ ना मुझे, उसका जवाब देता हूं। आप बताओ तो सही, इसमें मुझे नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए आते हैं आपके पास। अभी आप दोनों लोगों को शांत हो जाइए। अभी मैं असल में मैं जो है सीमा जी के पास नहीं जा पाया हूँ, सीमा मलिक जी के पास जाऊंगा। देश का विकास नहीं चाहते, देश के उद्योगपतियों चाहते हैं, क्योंकि ये विदेशी उद्योगपतियों को प्यार करते हैं। चलिए अभी आप लोग अपने पॉइंट्स अपने पास रखिए, अभी अपने पॉइंट्स अपने पास रखिए। मैं सीमा जी के पास जा रहा हूं, एक और एंगल जोड़ते हैं भाई डिबेट में। आप लोग भी सुनिए, दूसरों को भी सुनिए। सर मैं ये कह रहा हूं
सीमा मलिक जी, एनसीपी की अगर बात करें, अजित पवार को साथ लेने के बावजूद चाचा भतीजा साथ में आए, उसके बावजूद पुणे की नगर पालिका तक हार गए। क्या पवार ब्रांड कमजोर पड़ रहा है? कैसे देखेंगे? आपका आकलन क्या है? एक हार जीत से कुछ ऐसा नहीं होता कि ब्रांड कमजोर पड़ रहा है या कुछ ऐसी चीजें जो एक छोटे से इलेक्शन में अगर कोई एक बार हार और जीत लगी रहती है तो इससे अगर आप मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि आपने देखा, इसमें आपने देखा कि जो बाकी हमारे साथी हैं, किशोर तिवारी जी हैं या अजय वर्मा जी हैं, ये कह रहे हैं कि भाई रिग किए गए पोल्स और बहुत ईमानदारी से नहीं हुआ। कि आप भी इसी तरह से कह रही हैं? जी, 2-3 मिनट तो दे दीजिए बोलने के लिए, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में सब कुछ बता दूं। नहीं, बिल्कुल बोलिए आप। देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि जो रिग करने वाली बात है, एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वो ऑपोजिशन को कभी भी नहीं मिलती, हमने सबने देखा है। और इस इलेक्शन में भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से 68 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ऑन पोस्ट खड़ा किया गया है, और उसमें हर चीज मनी पावर से लेके मसल पावर सब कुछ यूज किया गया है। ऐसे ही लोग के प्रदेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके अगेंस्ट भी कोई ना कोई तो लड़ता ही है। देखिए, पंचायत चुनाव में भी इस तरह से वाइस कैंडिडेट से जिनके अगेंस्ट मतलब कोई भी खड़ा नहीं हुआ, और वो जो कैंडिडेट थे वो परिवारवाद का एक बिल्कुल नमूना थे। वो सारी किसी की माँ थी, किसी की भाभी थी या किसी की पत्नी थी बीजेपी के नेताओं की। तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। और देखिए, अगर आप इतना आपने विकास किया है, आप बोलते हैं हमने बहुत विकास किया है, सब काम हमारा इतना है, चौथी व्यवस्था है, पर आज ये देश की ये भी सच्चाई कि लोगों के पास पीने का, आपने इंदौर की घटना आपने सुनी होगी कि किस तरह से लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आज लोगों के पास एयर का देखिए आप क्या हाथ है, पॉल्यूशन कितना है। तो ये सब चीजें तो आप बेसिक चीजों पे तो आप ध्यान देना नहीं चाहते, एंड आप बोलते हो कि हमने बहुत एक अटल सेतु बना दिया तो उससे सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा, वो भी टूटने लगता है बहुत जल्दी। जो भी आप चीजें बनाते हैं सबको पता है कि किस तरह का करप्शन पाया गया है, चाहे वो मूर्ति हो शिवाजी की या जो भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको मैं इतना डिटेल में नहीं जानना चाहती। देखिए, ये जो इलेक्शन है ये रेक करने वाली जो बात है, जिस तरह से आप हर वेलफेयर स्कीम के नाम पे आप पैसा बांट देते हो। अभी भी इस बार भी यही था कि दिसंबर का किस्त आपको देना था एंड ऑफ द जनवरी में, पर आपने इन बिटवीन द इलेक्शंस ही आपने वो पैसे दे दिए। तो हर चीज आप बिहार में देख लीजिए किस तरह से आपने 10,000 रुपए बांटे। तो इस तरह से तो कोई मतलब अगर आप हमको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है तो किस तरह से इलेक्शंस हम जीत सकते हैं। एंड जहाँ तक जो आप बोल रहे हो कि हम लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने हमारा संज्ञान भी लिया है। पहले तो ये लोग आधार कार्ड भी नहीं अलाउड कर रहे थे, वो भी बहुत लास्ट में इन्होंने अलाउड किया, और किस तरह से 3 लाख वोटर वहां पर बढ़ गए बाद में, इसका भी कोई जवाब किसके पास नहीं है। और एफिडेविट देने के लिए देखिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, फिर भी उसको कंसिडर नहीं किया। तो मैं उसमें जाने की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो ये इलेक्शंस हमारे हुए हैं, तो और देखिए जो ये आप स्याही वाली बात है ना, अब बड़ी कोई भी समस्या होती है तो आप उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, पहले ही बोल देते हैं। तो ये स्याही क्यों मिट जा रही है ना, ये चीज तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। पर इसमें जब भी हम कोई चीज उठाते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता एकदम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन के कुछ भी बोलने लगते हैं। तो ये तो चीजें हैं और ये हुई है। और देखिए, जिस तरह से जो पैकेट बांटने वाली बात भी इन्होंने कही, इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की जनता का या किसी का अपमान कर रहे हैं। ये तो बात है ही ना बेसिकली। इसका जवाब लेंगे विजय शर्मा जी से, इसका जवाब लेंगे विजय शर्मा जी से, इसका जवाब लेंगे सीमा जी, इसका जवाब लेंगे विजय शर्मा जी से। आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कितने साल पहले पहुंच जाएंगे कि उस समय क्या हुआ था, नेहरू जी ने क्या क्या था आपके टाइम में, उस समय ऐसा हुआ था। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है ना, ऐसा दो बातें हैं। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल नहीं देना चाह रहा, लेकिन दो बातें हैं। अगर तर्क की कसौटी पे कि अगर इतिहास है तो इतिहास को तो देखा जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब आप सुनिए जब आप कहेंगी कि ईवीएम छोड़ करके और वापस हम पर्चे पर वापस लौट आए और अगर हम मतदान का जो सिस्टम है वो बदल दें, तो ये होगा कि क्या कांग्रेस उसके पहले कभी चुनाव नहीं हारी थी? जब पर्चे पर चुनाव होते थे तो क्या कांग्रेस चुनाव नहीं हारी थी, या ईवीएम से चुनाव वो कभी जीती नहीं है? ये तर्कपूर्ण सवाल है, ये तर्कपूर्ण सवाल है मैडम, जो पूछे जाएंगे। आप उसका कुछ भी कहिए, लेकिन ये लोगों के जहन में, एक कॉमन मैन के जहन में सवाल आता है। आप उसके अपने राजनीतिक हिसाब से उसका कुछ भी जवाब दें, लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे। मैं विजय शर्मा जी से आपके जो प्रश्न है उसका जवाब जो है विजय शर्मा आपके आरोप का जवाब देंगे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विजय शर्मा जी, आप अपने जवाब तैयार रखिएगा, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगा। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ये चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी।
गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी, कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिता। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। 4 किलो गेंदा, 2 किलो लिली, 3 किलो ऑर्किड और 1 पेटी गेंदा बांध देना। अरुण भाई, एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर अभी कर दिए, मतलब कोई जादुई चिराग हाथ लगा है क्या? देखिए, जादुई चिराग है तो क्रेडिट कार्ड है। PM स्वनिधि योजना के तहत कोई भी स्ट्रीट वेंडर अपना दूसरी बार का लोन टाइम से चुका दे तो ये UPI से लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड उसका हो सकता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ये कार्ड UPI ID से लिंक है तो काम मिलता है क्रेडिट एक्सेस। देखिए, शुरुआत में कार्ड की लिमिट 10,000, पर समय समय पे पैसा वापस करने पे लिमिट बढ़ जाए कितना 30,000। PM स्वनिधि, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2 टूक चर्चा में शामिल हुई है हमारे साथ। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं, जो अभी नगर निकाय के जो चुनाव परिणाम हैं, वो किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत पर, देश की सियासत पर असर डालेंगे। 5 राज्यों में इस वर्ष चुनाव होने हैं, तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी BJP से, किशोर तिवारी जी शिवसेना UBT से, सीमा मलिक जी NCP से, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी के पास आएंगे। सीमा मलिक जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं देते हैं और चुनाव आयोग पर अगर आरोप लगाए जाते हैं तो जवाब आप लोग देने लग जाते हैं। विजय शर्मा जी। देखिए निखिल जी, हम एक पार्टी, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं देश का मतदाता हूँ, देश का नागरिक हूँ। अगर कोई झूठे आरोप लगाता है तो जवाब देना बनता है, प्रत्येक नागरिक का सवाल बनता है। और ये इन बातों को लेकर 41 बार EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए हैं। क्या लगी इनको? लताड़ लगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, क्या मिला इन्हें? उसके बाद में बिहार चुनाव को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए जब SIR के मामले में, क्या मिला इन्हें? बताइए मुझे। उन्होंने कहा ये संवैधानिक है, कर सकते हैं, कभी उसके ऊपर रोक नहीं लगाई। और बिहार चुनाव के बाद में आप मुझे बता दीजिए, एक भी कोई किसी तरह की इतनी सी भी बात इनको मिली हो तो बता दो मुझे। कोर्ट गए हो तो 45 दिन का टाइम था इनके पास। दूसरा, ये अंबानी अंबानी चिल्लाते हैं। भाई आप मुझे बताइए, अंबानी जी अशोक गहलोत के यहाँ सबसे ज्यादा पैसे देते हैं राज्यों में विकास के लिए, वो खुद बुलाते हैं, आइए हमारे यहाँ पैसे लगाइए। तेलंगाना में लगाते हैं, वो ममता दीदी के वेस्ट बंगाल में लगाते हैं। कौन सा प्रदेश है जहां वो नहीं लगाते हैं? उद्योगपति लगाते हैं, सारा काम करते हैं, क्यों झूठे आरोप लगाते हो? फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, एक विदेशी लोगों ने कुछ कह दिया था तो आप कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी बनाई, उस जांच में क्या मिला? आपको मुंह की खानी पड़ी। सेबी के द्वारा जो जांच बैठाई गई, विशेषज्ञ कमेटी बैठी थी बाकायदा। तो आप झूठे ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हो देश के उद्योगपतियों पे, तो इसका मतलब आप विकास विरोधी हो।
दूसरा ये कहते हैं कि भी हमारे को बराबर मौके नहीं। अरे 1200 मतदाता होते हैं इसको पर, और जो वहां होता है एजेंट होता है वो वहीं का लोकल होता है, वो जानता है, किसी का परिवार से होता है, किसी का मोहल्ले का होता है, एक एक प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ही बैठाया जाता है वहां पे। ये तो मेरे ख्याल से राजनीतिक लोग सारे बैठे, सबको अच्छे से पता है। कोई बाहर के लोग नहीं आते वोटिंग करने के लिए। अगर एक आदमी आता है तो हंगामा हो जाता है वहां बाकायदा, और सारी पार्टियों के लोग बैठे होते हैं वहां, पोलिंग एजेंट बाहर से लेके आगे तक लाइन लगी होती है। निखिल जी आपने भी वोटिंग की होगी। ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि वोटिंग ईवीएम से नहीं होनी चाहिए। आपको भी पता होगी आज देश के अंदर मात्र वेस्ट बंगाल है जहां इस तरह की घटनाएं होती है ममता दीदी के राज में। बाकी पूरे देश में शांति प्रिय चुनाव होता है। नहीं तो मतपेटी लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मतपत्र लूटे जाते थे कांग्रेस राज में। इनके कांग्रेसी नेता कहते हैं, खुद कहते हैं कि हमने ये काम किए थे, फला आदमी के, अमुक आदमी के लिए किए थे। इतने सारे बयान मौजूद हैं, और झगड़े होते थे, इतने सारे मार पिटाई होती थी। तो ये राजीव गांधी जी ने ये इनिशिएटिव लिया, और इसके ऊपर चरणबद्ध तरीके से किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और आए उसमें भी लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और 5% में आप औचक निरीक्षण कर सकते हो, आप मिलान कर सकते हो। आज तक इतने हजार मिलान हुए, एक में भी अनियमितता नहीं मिली। तो इससे पता लगता है कि हमारा देश का जो लाए थे बंद हो जाए, खत्म हो गया फिर, डिबेट ही खत्म। ठीक है, अजय वर्मा जी आएंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले राकेश शुक्ला जी को जोड़ना चाहेंगे। राकेश शुक्ला जी, जो महाराष्ट्र की सियासत है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस पर आप बात करें, क्योंकि जो गठबंधन चुनाव से पहले थे वो इन चुनावों में दरके। आपने देखा कि ठाकरे बंधु साथ में आए, चाचा भतीजा एक साथ गए, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये जो कई बार तुष्टीकरण या मुस्लिम वोट पाने की चाहत, या फिर वोट को एक साथ जो वोट बैंक वाली जो बात होती है, क्या ये सारी वजह रही, और अब एक बार फिर से इन चुनावों के बीच जाने के बाद नए समीकरण देखने को मिलेंगे? देखिए, एक दशक पहले तक महाराष्ट्र में मतलब मराठी अस्मिता और हिंदुत्व, इन दोनों की अलंबरदार थी शिवसेना। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी वहाँ दूसरे पायदान पे थी। और उसका कारण ये था कि बाला साहेब ठाकरे जी की तरफ से जिस दिन ये कहा गया कि बाबरी विध्वंस करने वाले शिवसैनिक थे, उसके बाद से हिंदुत्व को लेके उनकी धार और मजबूत हुई थी। ऐसे में अब आप देखेंगे कि जो उद्धव ठाकरे जी के पास, यानी बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है, वो है मराठी अस्मिता और हिंदुत्व। उद्धव ठाकरे जी पिछले कुछ समय से इन दोनों को छोड़ चुके हैं, और उसके चलते ही आज की डेट में उद्धव ठाकरे जी को विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जो विश्वास बना हुआ था वो विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। एकनाथ शिंदे जी जब शिवसेना तोड़ के बाहर गए तो उन्होंने ये दोनों मुद्दे अपने साथ लेके गए, और आज भी उन मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं। फिर यदि आप बात करते हैं कि दोनों भाई ठाकरे बंधु मिले, तो मेरा अपना मत ये है कि उद्धव जी के सामने सर्वाइवल की समस्या थी और राज ठाकरे जी के सामने रिवाइवल की समस्या थी, और ये दोनों चुनौतियां इन दोनों को एक साथ लाई। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए उससे लगता है कि सर्वाइवल और रिवाइवल की जो फार्मूला था मुझे लगता है वो सफल नहीं हो पाया। तीसरा प्रश्न आपने किया कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात हो रही, हम लोग असल में पूरे देश में एक धारणा बना के चलते हैं। धारणा ये बना के चलते हैं कि मुस्लिम वोट निर्णायक है। ये हर जगह हम कहते हैं, कहीं 30%, कहीं 20%, कहीं 40%। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम वोट निर्णायक है। लेकिन बिहार में भी आप देखेंगे तो सीमांचल जो है अधिकांश मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ किसको ज़्यादा वोट पड़े। असल में देश के अंदर मुस्लिम वोट मुझे लगता है एक भ्रम की स्थिति में पड़ गया है, और उस भ्रम के चलते वो उस तरफ भगता है जिसको वो देखता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। और ऐसे में उसका वोट, जो कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि मुस्लिम वोट हमारे पास वापस आएंगे, वो उसकी तरफ वापस नहीं आ रहे, जबकि उसकी जगह पे AIMIM जैसी पार्टियों की तरफ मुस्लिम वोट ज़्यादा विश्वास के साथ बढ़ रहा है। उसके दो बड़े उदाहरण अपने सामने हैं, बिहार का चुनाव और नगर निगम का महाराष्ट्र का चुनाव। इन दोनों चुनावों में
असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी के जो प्रदर्शन है वो बताता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ विश्वास के साथ जुड़ रहा है बनस्पत कांग्रेस के साथ, और जिस मुस्लिम वोट पे एक आशा लगा के बैठे थे उद्धव ठाकरे, तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम नेता है, खुद जो मुस्लिम नेता हैं, उनकी तरफ मुस्लिम वोट जा रहा है कांग्रेस और जो दूसरे क्षेत्रीय दल है उनके साथ से धीरे धीरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मुस्लिम नेता है, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान आज की डेट में भ्रम में है, उसे इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी, इसलिए वो उन विकल्पों की तरफ जा रहा है जो विकल्प उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इसीलिए हाल के चुनाव में उद्धव के साथ भी मुस्लिम वोट कम गया या गया होगा, कांग्रेस के साथ भी कम गया, और बहुसंख्यक मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ जाता हुआ दिखा है। और यहाँ तक कि जिन 70 वार्डों पे मुंबई में चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी ने, उनका प्रदर्शन भी बेहतर रहा, और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 ही वोट मिले, उत्तर भारतीयों के और मुसलमानों के। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर भारतीय और मुसलमानों को केंद्रित करके कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने का जो निर्णय ली थी, मुझे लगता है वो निर्णय उसका बेहतर साबित नहीं हुआ। ठीक है, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ने की बात आपने उठाई, इसका जवाब किशोर तिवारी जी देंगे। किशोर तिवारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बात तो कहिएगा ही, लेकिन ये सवाल उठता है और ये पूछा जाएगा कि क्या उद्धव ठाकरे ने जो मराठी अस्मिता और हिंदुत्व का, खासतौर पर हिंदुत्व के एक बड़े लंबरदार जिसको कहते हैं माने जाते थे, तो जो शिफ्ट किया उन्होंने, उसका ही दंड कहीं ना कहीं जनता ने दे दिया, और उनको मुस्लिम वोट भी नहीं मिला ठीक से, हिंदुओं का भी वोट नहीं मिला। तो जिसको कहते हैं ना कि चिंता में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसा तो नहीं है। बंबई के राकेश शुक्ला जी, बंबई के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की इसके 90 उम्मीदवार बड़े कंफर्टेबली से, जिसमें से 65 चुन के आए, और 1000-1500 मत के डिफरेंस से बचे हुए हारे, तो उनका कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं विजय जी से कि क्या ये फेयर बात थी कि जब शेषन साहब थे, TN शेषन साहब, जब बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदू, मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि मुंबई की अभी हम बात किए, तो मुंबई में जिन 90 सीटों पे एकनाथ शिंदे, जिन 90 वार्डों पे चुनाव लड़े, उसमें 87 ऐसे वार्ड थे जहां सीधा मुकाबला उनका उद्धव ठाकरे की शिवसेना से थी जी। तो वहां जो 87 वार्ड जहां चुनाव हुआ, उन 87 वार्डों के नतीजे क्या बताते हैं कि हिंदुत्व का वोट किसके साथ गया, मराठी अस्मिता का वोट किसके साथ गया? मेरे कहने का तात्पर्य ये था। एक मिनट मैं बता रहा हूं। एकनाथ शिंदे को लोगों ने प्रेफरेंस में सेकंड पे ही रखा है, और उद्धव ठाकरे फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही है। उसी कंपैरिजन में मैंने बोला था। अब मैं एक बात बताता हूं कि जब बाला साहेब ठाकरे को डिस्क्वालीफाई किया था, वो इलेक्शन लड़ने से ही 6 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ने, तब उन्होंने कहा था हिंदू एकता के लिए वोट दो या हिंदू धर्म के लिए वोट दो। अब महाराष्ट्र के जो सीएम है इस वक्त, उन्होंने विकास पर वोट मिला ऐसा आज बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव के दरमियान ये कहा कि बंबई का मेयर हिंदू होगा, फिर उन्होंने कहा कि बंबई का मेयर मराठी होगा, तो मुंबई का मेयर मराठी होगा, मुंबई का मेयर हिंदू होगा। तो ये फिक्का परस्ती नहीं है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है? ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक तमाशा बन के बैठा था। इलेक्शन कमीशन ने मार्कर जो लाए थे वो बोगस थे। इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया नहीं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से। अरे मुझे बोलने तो दो। अच्छा चलिए, खत्म कर लीजिए। मुझे लगा पॉइंट टू पॉइंट जवाब लेते रहेंगे, ठीक रहेगा। खत्म कर लीजिए, खत्म करिए किशोर जी। अरे वो अडानी के रिप्रेजेंटेटिव बोल के आए हैं विजय शर्मा, वो बीजेपी के होते तो पूछना था। इतनी अडानी की वकालत तो मैंने कभी देखी नहीं थी। अभी मैं बताता हूं तुमको कि इलेक्शन कमीशन चुप बैठा, पुलिस चुप बैठी, स्पीकर जा रहा है, अपोजिशन के उम्मीदवारों को विड्रॉ कर ले रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर को रूम में बंद कर ले रहा है,
हाँ, और इसके वीडियोस वायरल हो रहे। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धमकियां दे रहा है, ये हो गया। अब खुले पैसे बांटे जा रहे, खुले पैसे बांटे जा रहे। नागपुर में 52 खुले जो मिनिस्टर। ठीक है सर, ये आरोप आप पहले भी लगा चुके हैं। आपने कहा मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे लगा कोई आप नया पॉइंट लेकर आएंगे। विजय शर्मा जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जवाब विजय शर्मा जी देने वाले हैं। चर्चा हमारी ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनावों के परिणामों के बाद, और जिस तरह से बीजेपी, एनसीपी और महायुति ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उस पर जाहिर तौर पर जो शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत फेयर चांस उनको नहीं दिया गया है। कांग्रेस भी यही बात कह रही है। विजय शर्मा जी, बहुत सारे आरोप हैं आपके ऊपर, जवाब आप देने वाले थे। निखिल जी, जो देवेंद्र जी ने, हमारे सीएम साहब ने बात बोली थी, वो ओवैसी जी ने क्या बोला था पता है इनको? उसके बारे में एक शब्द बोला नहीं बोलेंगे किशोर जी। उन्होंने कहा देश की प्रधानमंत्री बुर्का पहनने वाली होगी। अरे कमाल है, जहां मुस्लिम राष्ट्र है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां उन्होंने बुर्का नहीं पहना। बेनजीर भुट्टो ने नहीं पहना, वो अपने दो महिला वहां पे रही, बांग्लादेश में रही, किसी ने नहीं पहना। पहना हो तो बता दीजिए आप मुझे। तो ये इस तरह की बातें करना बेकार है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि हमारा मानना है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति हिंदुत्व की है, यहाँ सनातन है। हम मानते हैं कि यह सनातनी है सारे। ठीक है, किसी ने कोई दूसरा धर्म अपना लिया, हम सबका सम्मान करते हैं। तो इस विषय में उन्होंने बोला कि यहाँ का हिंदू और मराठी होगा। भाई आपको हिंदू और मराठी से इतनी चिढ़ क्यों है? बाला साहब तो बहुत बड़े पैरोकार थे हिंदुओं के। आपने देखा होगा पालघर में किस तरह से नृशंस हत्या होती है साधुओं की। वही पाप तो है आज उद्धव ठाकरे जी को ले डूबा। जो नहीं तो वो मुख्यमंत्री थे, वो कठोर कार्रवाई करते, एक मैसेज देते, जो अपराधी थे उनको मैसेज देते ना, ठीक है सर, कि इस तरह से हत्या नहीं होती है। तो सिर्फ सत्ता से चिपके रहने के कारण उन्होंने अपने जितने भी प्रिंसिपल थे, जो बाला साहब के सिद्धांत थे, उनको तिलांजलि दे दी। ठीक है सर, सीमा मलिक जी कुछ कहना चाह रही है। ठीक है सर, आपको पॉइंट है कि सीमा मलिक जी कुछ कहना चाह रही है। सर सीमा मलिक जी कुछ कहना चाह रही है। अजय जी सुन लीजिए एक बात, सीमा मलिक जी कुछ बोलेंगे, सुन लीजिए।
आप सारा टाइम विजय शर्मा को दे रहे हैं। अरे भाई हर बात का जवाब उन्हीं से लेंगे ना, आप लोग आरोप उन पर लगाते हैं, जवाब किससे देंगे? अगर मैं कुछ बताऊंगा, अगर मैं कुछ लॉजिकल बात बताऊंगा, आप कहेंगे जी मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो गया हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सामने बैठे हैं, उनसे ही तो जवाब लेंगे। आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे। खैर इसमें सर बहस में मत जाइए। सीमा मलिक जी कुछ बोल रहे हैं, आपकी साथी है पुरानी, अभी आप उनके साथ नहीं, कोई बात नहीं। ये देश जो है ये संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में बिलीव करने वाले लोग हैं हम लोग। हम ये नहीं मानते कि चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या मराठी हो या जो भी हो, तो बेसिकली हर व्यक्ति ठीक है मैम, कोई बात नहीं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा रहे हैं आप लोग? फोटो छपे हुए हैं भगवान राम के, हनुमान जी के। हम जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा रहे हैं आप लोग? संविधान की किताब के ऊपर भी जिसको लेके बैठे घूमते हैं ना राहुल गांधी जी, चलिए वहाँ भी भगवान राम है मौजूद, हनुमान जी है मौजूद, चित्र है वहाँ पे मौजूद। चलिए इन विषयों पर अंतहीन चर्चा होगी। दरअसल जब पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता अगर आमने सामने होंगे तो इन बातों पर अंतहीन चर्चा होगी। हमारे पास समय बस आज इतना ही है। विजय शर्मा जी बहुत शुक्रिया, किशोर तिवारी जी, सीमा मलिक जी, अजय वर्मा जी, राकेश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि अगर जनता ने जनादेश दिया है तो सर माथा झुकाकर उसको स्वीकार करिए, आत्ममंथन करिए कि गलती कहां हुई है। और जब तक आप या कोई भी दल, कांग्रेस हो, शिवसेना, यूबीटी हो या कोई भी, जब तक ये बार बार कहते रहेंगे कि हमको जनता ने नहीं हराया, जनता ने पैसे ले लिए, तो इन्हें सिर्फ जनता का ही अपमान है, बल्कि आप दरअसल आत्ममंथन नहीं करना चाहते, जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। दो टूक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।